नमस्कार दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम जन जानकारी प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज और अग्रसर मिलकर लेकर आता है। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं सौरभ जी। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हम बचत कैसे कर सकते हैं, बचत के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, यानी कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये लाइव प्रोग्राम है दोस्तों, और 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, तो जरूर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। कुछ आपके सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। आज है 14 मार्च 2024 और हमारे साथ प्रोग्राम में सौरभ जी हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। धन्यवाद जी। नमस्ते जी नमस्ते। तो सर पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ बाफना है और मैं मैक्यूरी ग्रुप में नौकरी करता हूं और वहां पे फाइनेंस के अंदर ऑडिट डिपार्टमेंट को मैं देखता हूं। और बिसाइड्स मैं सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और सीपीए मैंने किया हुआ है और सीएफए भी किया हुआ है। तो फाइनेंस के अंदर काम करता हूं मैं जी। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे सौरभ जी आपसे पूछना चाहेंगे कि डिजिटल बचत के मोड के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। क्या लोग डिजिटल भुगतान मोड में आसानी से कारण अधिक खर्च कर देते हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखिए डिजिटल माध्यमों से जैसे यूपीआई और ई वॉलेट के द्वारा हमारा लेन देन बहुत ही आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित हो गया है। एक क्लिक में हम सरलता में लेन देन कर सकते हैं, पर लेन देन करने में आसानी से विशेष रूप से आधुनिक पीढ़ी में अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। और इसका एक कारण है कि जब हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या यूपीआई से भुगतान करते हैं तो हम कुछ हद तक लेन देन में शामिल पैसे से अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें भुगतान करने में दर्द महसूस नहीं होता है। परंतु जब हम उन्हीं वस्तुओं को नकद में या कैश में भुगतान करते हैं तो हम उस बात के प्रति बड़े सचेत हो जाते हैं कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ भुगतान करने का दर्द महसूस होता है। और इसी भुगतान की सेवाओं में खोने की नकारात्मक जो भावना होता है, इसको जो ऐप कंपनियां हैं ये उसको उपलब्धि दिखा के बताती हैं और अपना यूज़र इंटरफेस चेंज करती हैं। और जैसे हमने कोई बड़ा काम किया है पेमेंट करने पे, और कई सुविधाएं हैं जैसे बाय नाउ पे लेटर है, इससे हम उपभोक्ताओं में एक बड़ी खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इससे अल्टीमेटली यही होता है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और उनसे अपना बजट भी अस्वस्थ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जब आप किसी कार्ड से, और आपने देखा कि बस टच ही तो करना है और क्या करना है ना। हाँ, आपके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि हाँ इतने पैसे कट गए हैं और इतने बच गए हैं, लेकिन फिर भी जब आपके लिए वो एक फूलझड़ी सी छुटती है ना, या एक डन वाला साइन आता है, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जो आप हाथ से जब पैसे गिन के देते हैं ना, तो एक लगता है अच्छा इतने पैसे खर्च हो गए। शायद आप दोबारा से भी उनको गिनते हैं, कभी ज़्यादा ना चले जाएं। लेकिन सर ने जैसे बताया कि लगता है कि शायद आप एक गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। जो बच्चे शायद फालतू भी कर देते हैं, आज की युवा पीढ़ी है उसकी अगर मैं बात करूँ तो, और बैंक में जब वैसे हाथ से निकाल के जब पैसे देते हैं, जेब में से निकालने में भी एक संकोच सा होता है कि थोड़ा दिल धड़कता है कि हाँ इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ये कभी कभी मेरे को भी लगता है कि हाँ, मैं कई बार सामान लेती हूँ तो लगता है मेरे को भी। चलिए दोस्तों, आपको नंबर बता देती हूँ कि आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78, यानी कि 9873 551078 और दूसरा नंबर 88 00 47 5080। दोनों नंबर हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप भी इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके, तो ज़रूर बताइएगा। सौरभ जी, अगला सवाल हमारा होगा कि हमें बचत की आदत क्यों विकसित करनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल यानी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो आप वही व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है जिसमें फाइनेंस की प्लानिंग करता है, जो अपने आगे के बारे में सोचता है। हमारी सीमित आय है, उसके साथ भी हम अपना एक सभ्य जीवन और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का हम खर्च वहन कर सकते हैं, और वही लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाते हैं। अच्छा जी जी, बहुत ही अच्छी बात। और शायद दोस्तों आपने सुना भी होगा कि हमारे जो बड़े थे है ना, वो एक मिट्टी वाली गुल्लक रखते थे और उसमें बचपन से ही शायद गुल्लक में पैसे जोड़ने की आदत शुरू से ही बच्चों को डाल देते थे। चलिए जी, अगला सवाल होगा सौरभ जी कि व्यक्तिगत वित्त के तरीके क्या हैं? देखिए, पर्सनल फाइनेंस यानी व्यक्तिगत वित्त के 4 स्तंभ हैं जो हमें समझना है।
योजना बनाने से पहले सबसे पहले है आय, यानी जो व्यक्ति के द्वारा कमाई होती है, जो वेतन, मजदूरी या कमीशन या बोनस जो उसको मिलता है, वो आय का पार्ट है। फिर होता है खर्च, जो हमारे मासिक खर्चे होते हैं, इसमें किराया हो गया, इसमें यूटिलिटीज़ यानी इलेक्ट्रिसिटी या वाटर के जो खर्चे हैं, लोन की EMI हैं, भुगतान के जो हैं, और उसके बाद जो बचता है उसे कहते हैं बचत, यानी खर्चों के बाद जो बचा उसे हम बचत, और निवेश के बाद जो बचता है उसे वो कहते हैं। फिर आता है निवेश। निवेश जो होता है वो हमारी वित्तीय वृद्धि के लिए लाभदायक होता है। बाजार में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसको हमें रिटर्न और जोखिम को देख के उचित विश्लेषण करके खरीदना होता है। और जो 5वां पिलर है निवेश के बाद, वो है सुरक्षा। हमें अपनी बीमा के द्वारा हम अपनी वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और बाज़ार में बहुत तरह के बीमा अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपनी वित्तीय सुरक्षा करते हैं। तो ये 5 चीज़ें समझना ज़रूरी है, इसके बाद ही हम इसकी योजना का रूपरेखा रख सकते हैं। जी सर, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि मतलब नकदी या जो अपनी कमाई होती है उसको, उसमें से पैसा बचाना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी के 15,000 रुपये सैलरी है, तो वो कैसे बचा सकता है उसमें से, और कितना पैसा उसको बचा लेना चाहिए कि उसके लिए फ़ायदेमंद हो? ज़रूर। देखिए, अब बजट बनाना, जो आप बता रहे हैं कि आय आने के बाद हमें कैसे हमारी योजना बनानी है, उसका एक तरीके हैं। तो सबसे पहले हमें एक अपने गोल्स यानी लक्ष्य बनाना ज़रूरी है कि हमारा दीर्घकालिक गोल यानी लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और शॉर्ट टर्म यानी हमारे अल्पकालिक गोल क्या है। तो अल्पकालिक ये बोल सकते हैं कि भैया मुझे एक वाहन खरीदना है, या मुझे बच्चे की पढ़ाई करानी है। और दीर्घकालिक हो गया लॉन्ग टर्म, यानी कि मुझे कुछ घर खरीदना है, या मुझे एक अपने बच्चे की शादी करानी है। तो इसके लिए मुझे कितने पैसे की ज़रूरत होगी वो हमें लिखना ज़रूरी है एक बार इसके ऊपर। फिर हमें देखना है कि हमारा आय कितनी है और व्यय कितना है, और उसमें जो बचा है उसको देखना है कि उसका हमें अपना एक बजट बनाना है। और उस बजट में ये देखना है कि कौन सा वाला खर्चा जो है वो एक अनावश्यक खर्चे हैं, और कौन से खर्चे हैं जो आवश्यक हैं, जैसे कि हमें खाने पीने का, किराए का जो भी खर्चा है, जो हमें तो आवश्यक खर्चा करना ही करना है, उसको हमें सेट करना है। और उस बजट को हमें रेगुलर बेसिस पे एक डिसिप्लिन तरीके से यानी अनुशासन के द्वारा उसी दायरे में रहना है। अच्छा। फिर जब आपने ये बजट बना लिया कि मुझे इतना सेव करना है, इतना पैसा बचाना है, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें, एक कुछ फंड जो होता है, पैसा आपको आपातकालीन सिचुएशन के लिए रखना है। अच्छा। यानी वो कम से कम आपका, अगर मैं एक रूल बताऊं तो कम से कम 3 से 6 महीने की जो आपका खर्च होता है वो आपको एक ऐसे स्रोत में रखना है जहाँ से आप पैसा आसानी से निकाल सकें। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में आप डाल रख सकते हैं, और आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं जिसमें आपको ब्याज भी मिलता है साथ के साथ। अच्छा। और जो पैसा आपकी बचत करने के बाद, जो आपातकालीन स्थिति के लिए फंड रखने के बाद जो पैसा बचता है, उसको आप विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट अवसरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस निवेश के द्वारा आप अधिक पैसा कमा सकते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज इससे आप कमा सकते हैं। जी सर, जैसे आपने बात की कि FD में पैसा लगा के आप ब्याज भी कमा सकते हैं, और मतलब आपकी एक बचत भी हो सकती है। तो ये FD क्या होती है? देखिए, फिक्स डिपॉजिट एक बैंक का एक प्रोडक्ट होता है जिसमें आप जो पैसा डालते हैं उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है। तो जितने लंबे समय के लिए आप पैसा रखेंगे उतने लंबे समय के लिए आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज का रेट है बेसिकली। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो होता है इसमें जो बताना चाहते हैं वो, एक मैं आपको बताना चाहूँगी, निवेश का जो बेटर रिटर्न अगर आपको समझना है तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवर्ती ब्याज का समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अब ये चक्रवर्ती ब्याज सर घुमा दिया, मतलब चक्कर ही खा रही हूँ मैं तो। हाँ, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? देखिए, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, एक इंग्लिश में हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। उसका मतलब कि मूल धन के साथ साथ उसके ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलता है। इसीलिए चक्रवर्ती ब्याज, इसीलिए चक्रवर्ती ब्याज है ये। और इस कारण हम अपना निवेश को दुगना तिगना भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर में बताऊँ कि जैसे आपने 100 रुपये डाले साल के शुरुआत में, तो साल के एंड में आपको 108 रुपये मिलेंगे ब्याज के साथ, अगर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जब अगले साल, अब दूसरे साल के एंड में जब आपको ब्याज मिलेगा तो वो आपको 108 रुपये पे मिलेगा, यानी वो 11 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा, रेदर देन ज़्यादा 108 रुपये पे नहीं मिलेगा, 100 रुपये पे नहीं मिलेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट हमें चक्रवर्ती ब्याज में जहाँ हम करते हैं इन्वेस्ट, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने लंबे समय के लिए हम इसे रखेंगे, थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे, तो हम कुछ ही सालों में अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जितनी कम उम्र में ये शुरू करेंगे ना, हमें उतना अच्छा है। अच्छा, वो
कैसे सर? उसको मैं एक एग्जांपल के तौर से बताता हूँ। 2 फ्रेंड्स थे। अच्छा। दोनों ने 18 साल की उम्र के अंदर कमाना चालू किया। अच्छा। पर एक फ्रेंड था, उसने बोला नहीं मुझे तो जल्दी सेविंग करनी है, और दूसरे ने सोचा नहीं अभी तो मुझे टाइम है अभी। अच्छा। तो पहले वाले ने बोला कि चलो मैं करता हूँ 2-2 हज़ार रुपये 18 साल की उम्र से लेके 25 साल तक मैं 2-2 हज़ार रुपये बचाता हूँ। तो उसने बचाना चालू किया। कुछ कारण से वो 25 साल के बाद पैसा सेव नहीं कर पाया, पर उसने जल्दी चालू कर दिया। अच्छा। वहीं दूसरा फ्रेंड था, उसने 2,000 रुपये 25 साल की उम्र 25 साल की उम्र से लेकर 58 साल तक यानी 32 साल तक उसने पैसा बचाया। 2-2 हज़ार रुपये, वो कुल मिला के वो 32,000 रुपये उसने अपने बचाए होंगे उसके अंदर। और पहले वाले ने 16,000 बचाए। पर जब 58 साल की उम्र में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ पैसा मिला। तो मतलब ये कह सकते हैं सर कि जिस बंदे ने 18 से 25 के बीच में पैसे जमा किए थे, उस पैसे को उसने मुड़ के नहीं देखा, उस पैसे को उसने बैंक में ही रहने दिया, और उस जो पैसा था जो उसने 7 साल तक मतलब जमा किया था, उस 7 साल की रकम पे उसको ब्याज पे भी ब्याज लगता चला गया, और 59 की एज में मतलब उसका काफ़ी सारा पैसा जमा हो गया। 16 गुना पैसा हो गया उसका। तो और अगर हम वो देखा जाए जिस आदमी दूसरा वाले का, उसका 4 गुना हुआ है। अच्छा। और अगर पहला वाला लगातार सेव करता तो पता नहीं कितने पैसे और होते उसके। पर मैं एक एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ कि जितना जल्दी हम सेव करें उतना बढ़िया रहता है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जन जानकारी, गुड़गांव की आवाज़, सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पे। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में मैकवरी से सौरभ जी। अगर आपके भी कुछ मतलब बचत वाले सवाल हों कि कैसे बचत कर सकते हैं, क्यों बचत करनी ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों के नाम से कैसे बचत कर सकते हैं, अपने नाम से कैसे बचत कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल होंगे ना आपके मन में। तो उन सवालों के जवाब अभी आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ के ले सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे सर? जी मैम, प्रदीप बोल रहा हूँ बिजवासन से। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम जन जानकारी में। जी मैम, बताइए सर, क्या सवाल है आपके? मैम मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी थी। मैं अभी पीपीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ 1.5 लाख रुपए अप्रैल में। और क्या मैं शेयर मार्केट में भी कर सकता हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट? जी जी सर। हाँ जी, आप देखिए, आप पीपीएफ में भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। पर आपको ये देखना है कि दोनों के अंदर अपने अपने जोखिम होते हैं। पीपीएफ में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है यानी 7% का। पर यहीं अगर आप कोई म्यूचुअल फंड या फिर कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। तो वो आपको देखना है कि अपनी स्थिति के हिसाब से कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं ये बोलूँगा कि हमेशा एक मिक्स डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में। तो थोड़ा आपको पीएफ में भी डालना चाहिए कि भैया मेरा फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरे इमरजेंसी फंड है एक तरीके से, उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है। और एक मुझे अपने निवेश को लंबा, अपने पैसे को और बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर पीपीएफ का पैसा थोड़ा सा काट के एनपीएस में डाल सकते हैं क्या? क्योंकि पीपीएफ से ज्यादा तो हमें एफडी में रिटर्न मिल रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गई है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए जरूर ये बात सही है कि आज पीपीएफ में आपको 7.1% का रिटर्न मिलता है, और एफडी अगर आप कराते हैं अच्छे बैंक में तो 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। तो जरूर ऑब्वियसली अगर आप टैक्स में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं आते हैं, तो आपको बैंक में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। पर अगर आपको ये है कि मुझे और पैसा मतलब इतना पैसा तो मैंने सेविंग कर ही लिया है, अपना इमरजेंसी फंड सेट कर लिया है कि मुझे कोई आपातकालीन स्थिति में मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद फिर आप अपना म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कम से कम 4 से 5 साल के लिए होता है। तब आप पीपीएफ भी तो लंबे समय के लिए होता है ना सर? हाँ जी, वो भी लंबा है, पर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और गवर्नमेंट से बैक्ड उसका इंटरेस्ट होता है, तो वो आपको रिटर्न तो मिलना ही मिलना है बेसिकली। तो ये एनपीएस बेटर है या म्यूचुअल फंड सर? देखिए एनपीएस भी एक बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी है। इसमें यह है कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको एक मुश्त पैसा मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है, और कुछ पैसा जो होता है वो आपको पेंशन के लिए बन जाता है। तो अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो एनपीएस बहुत अच्छा है। एनपीएस में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि कुछ आप गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हो, या कुछ आप मार्केट लिंक यानी इक्विटी में आप पैसा डाल सकते हो। तो वो आप रेशो डिसाइड कर सकते हो अपने जोखिम या अपनी करंट स्थिति के हिसाब से। बट एनपीएस बड़ा अच्छा है, और इसमें एनपीएस में एक बड़ा फ़ायदा ये और है कि इसमें इनकम टैक्स के बेनिफिट भी आपको साथ साथ मिलते हैं। जी जी, मगर अगर मान लीजिए मैं 1.5 लाख इसमें डालता हूँ पीपीएफ में, तो 1.5 लाख इनकम टैक्स में तो छूट मिल जाती है, तो वही पैसा अगर मैं इसमें डालूँ तब भी 1.5 लाख ही मिलेगा सर?
नहीं, ये एफडी के लिए तो जो 1.5 लाख की 80C की जो है वो इसी में ही मिलती है। एनपीएस के लिए 50,000 की अतिरिक्त छूट है, मतलब 1.5 लाख के ऊपर अगर आप एनपीएस में 50,000 डालते हो तो आपको 50,000 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो आप पहले आप 1.5 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचे उसको एनपीएस में आप डाल सकते हैं। नहीं सर, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 1.5 लाख में पीपीएफ में डालता हूँ, अगर वही पैसा मैं मान लीजिए 50,000 पीपीएफ में डाल दिया और 1 लाख एनपीएस में डाल दिया, तो मुझे 1.5 लाख का छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, वो नहीं मिलेगा आपको। केवल जो एफडी में डाला है उसी के, और बाकी और भी चीज़ें हैं, स्कूल फीस ये सब मिला के उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो 80C। 1.5 लाख के ऊपर जो डालेंगे वो एनपीएस में छूट मिलेगा मुझे फिर? हाँ एग्जैक्टली, हाँ जी बिल्कुल सही। और सर इसमें शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानकारी, इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ होता है सर? हाँ देखिए, शेयर मार्केट में जो है, आप जब नए इन्वेस्टर हैं, जब आप नए निवेश करते हैं, तो मैं हमेशा ये अपने लोगों को बताता हूँ कि पहले आप म्यूचुअल फंड से चालू करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर्स होते हैं वो थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है, राइट। तो और अच्छे म्यूचुअल फंड यानी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में डालिए या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालिए जो शुरुआत में आपको है। फिर धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि भैया ये अच्छा म्यूचुअल फंड, तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। और अगर और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए बाद में, तो आप डायरेक्ट शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ज़्यादातर हम यही जो आदमी काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे और अपनी इक्विटीज या शेयर्स को ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे सरल तरीका है म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे और ब्लू चिप और लार्ज कैप या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही डालें। सर एक क्वेश्चन हो, तो मैंने अभी पिछले 2-3 महीने से मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जिसमें मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड और SBI मैग्नम मिड कैप फंड, क्या तीनों फंड सही है सर? या इसमें से मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए? तीनों में मैंने 2-2 हज़ार का SIP करना चालू किया अभी। नहीं, आई थिंक ये तीनों ही ब्लू चिप फंड हैं, अच्छे फंड नहीं है तीनों, और अच्छी ही कंपनियों के हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी इस समय देख रहा हूँ जो मिड कैप कंपनियां गिर रही हैं बहुत ज्यादा, तो इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लार्ज कैप में करिए, क्योंकि एक बार आप रिस्क के हिसाब से आपको लार्ज कैप में करना चाहिए। मिड कैप में रिटर्न ज़्यादा है पर जोखिम भी ज़्यादा है साथ साथ। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि मिड कैप पहला है, लार्ज कैप होता है जिसमें आप बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जो टॉप 50 कंपनी है हमारी सेंसेक्स की, निफ्टी की, और तो उसमें आप करेंगे तो थोड़ा रिस्क कम है, क्योंकि वो बड़ी कंपनियां उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कम आती है। फिर मिड कैप होता है, ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा आता है, और फिर स्मॉल कैप है, उसमें रिटर्न ज़्यादा है पर जोखिम भी ज़्यादा है। तो शुरुआत के लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लार्ज कैप से चालू करिए या इंडेक्स फंड से करिए, वो बेटर है। उसके बाद आप धीरे धीरे करके आपकी जैसे ही जोखिम लेने की शक्ति बढ़ती है तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें से जो SBI मैग्नम मिड कैप फंड है, इसमें क्या मैं अभी रोक दूं इसमें SIP करना? देखिए दोनों में मिक्स महीने हुआ चालू किया मैंने अभी, तो मैं सोच रहा हूँ तो यही दो रखूँ, HDFC फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड पे। हाँ, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा मिक्स रखिए, डाइवर्सिफिकेशन के विविध अलग अलग में रखें। तो आप ये अच्छा स्ट्रेटेजी है, ये नहीं कि आप सारे आपने एक ही में डाले हुए हैं, ये अच्छा किया आपने सब में अलग अलग डाले हुए हैं, तो अच्छा है आपके लिए। तो किसी में रिटर्न अच्छी मिल जाएगी आपको, किसी में आपने जोखिम को अच्छे से संभाल लिया, तो अच्छा पोर्टफोलियो। कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है सर मुझे? नहीं, मेरे हिसाब से ठीक है ये। ओके सर। जी प्रदीप जी, और कुछ सवाल हैं सर? नहीं, बाकी मैं सेशन सुन रहा हूँ, तो उसमें अगर मेरे लायक होगा कुछ तो मैं वो कर लूंगा सर। जी जी जी, थैंक यू प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। ये लाइव प्रोग्राम है, तो आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर बचत के पास कुछ सवाल है कि कैसे बचत करें, क्यों करें, क्या करना चाहिए, तो जरूर जुड़ सकते हैं। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? मेरा नाम हरविंदर है। हरविंदर जी। हाँ जी, मेरा सवाल था सौरभ जी से। हाँ जी सर, बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं हरविंदर जी? मैं गुरुग्राम से ही बोल रहा हूँ। हाँ बताएं सर, क्या सवाल है? बसई से, ठीक है सर। मेरा सवाल है, मैं आरडी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आरडी में पैसा कितना इंटरेस्ट मिलता है, और आरडी में पैसा जमा कराना चाहिए अगर मेरे को 1 साल बाद जरूरत है कि मुझे जैसे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो मुझे थोड़ा इकट्ठा पैसा चाहिए होता है, तो उसमें आरडी में कराना चाहिए, और या कमेटी वगैरह होती है, आप जानते हैं कि अपनी कॉलोनियों में कमेटीज वगैरह डालते हैं लोग, तो वहाँ कराना चाहिए? हाँ जी, या आरडी में सेफ रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अरविंदर जी, और ये मैं बताना भी चाहता हूँ श्रोता लोगों को कि देखिए आरडी बहुत ही अच्छा
स्रोत है। इसमें क्या होता है कि पैसा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है, राइट। दूसरी चीज़ जो है, इसमें जो ब्याज मिलता है वो आपको एफडी के बराबर ही मिलता है, 7 से 8%, जो सेविंग अकाउंट से हमेशा ज़्यादा ही होता है। सेविंग अकाउंट में आपको मुश्किल से 2 से 3% मिलता है, और आपको इसमें आपको कम से कम 7 से 8% का आपको ब्याज मिल जाएगा। तो आरडी अगर और ये बढ़िया बात है कि अगर आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि मुझे 12 महीने का चाहिए, तो अब उस समय की आप आरडी बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा तो आरडी का फ़ायदा ये है कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा जो आपने बचाया है वो धीरे धीरे करके आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है। बनस्पत आप ये सोचो कि इकट्ठा करके डालें तो वो अलग चीज़ है। तो वो ये आपका बेटर अप्रोच है मेरे हिसाब से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस बैंक में आरडी कराना में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है? देखिए, ये आपको सारे बैंक में आप मतलब आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि किस में मुझे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सरकारी बैंकों में आप देख सकते हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स में देख सकते हैं। मतलब सब बैंकों के अंदर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, तो वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको मिले, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है इनमें, 1 या 2% मैक्सिमम फ़र्क रहता है बस। अच्छा, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए आरडी करना चाहिए या 1 साल तक ही सीमित रहना चाहिए? नहीं, ये लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए। तो देखिए, इसलिए मैं बोला हूँ कि जब आपको अभी जब मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको कि आपको कैसे सेविंग करनी है, तो उसमें आपको हमेशा ये रखना है कि मेरे को इतना पैसा तो सेव करना ही है महीने का। तो जब हम ये अपना टारगेट बनाते हैं तो आप क्या उसको बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से करते हैं, और आपको फिर इसका चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। वो उसके अपने अलग फ़ायदे हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्याज पे ब्याज मिलता है उसमें। जी सौरभ जी, जैसे कि आप भी जानते होंगे कि हर साल बच्चों के एडमिशन में एनुअल फीस लगती है, ऐसे खर्चे आ जाते हैं इकट्ठे एक साथ। तो उसको देखते हुए मैं एक साथ निकाल सकूं पैसे हर साल, तो आरडी ही मुझे लगता है कि यही सेविंग का सही ऑप्शन है। तो क्या मैं सही हूँ? ये बिल्कुल सही है, आपको आरडी करनी चाहिए। बहुत अच्छे ऑप्शन है ये वाला। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोई पैसा चाहिए, नहीं आपने बताया 1 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद जब भी चाहिए, तो आप रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे महीने आप सेविंग कर सकते हैं और अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ पैसा आपको लगता है कि मुझे 5 साल बाद चाहिए और मुझे उसमें रिटर्न अच्छा मिल जाए, तो आप फिर उसको आप म्यूचुअल फंड की SIP में भी कर सकते हैं। पर आपने जैसे पहले बोला कि मुझे क्या कमेटी में इनमें डालना चाहिए, देखिए कमेटी, चिट फंड, ये सब जो है, और यहाँ पे अगर आपने किसी को ब्याज पे लोन दे दिया बिना लिखा पढ़ी के, तो ये सब क्या जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये इसमें आपको रिटर्न फिर भी ज़्यादा मिल जाए आरडी से, पर इनमें जोखिम ज़्यादा है। इसमें आपको मूल रकम खोने का भी बहुत खतरा है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इसमें जाएँ। आपको थोड़ा सा एकदम से लुक्रेटिव लगे, मतलब अच्छा लगेगा अगर यार इसमें तो ज़्यादा रेट मिल रहा है, पर लंबे अरसे के लिए हमेशा आपको सेफ ये इन्वेस्टमेंट है यही करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सौरभ जी। कैसे हैं सर? सवालों के जवाब मिले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू। हमें भी अच्छा लगा कि आप जुड़े और आपने इतने सारे सवाल किए। थैंक यू। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, मैं नंबर बता देती हूँ। जिन दोस्तों के पास नंबर नहीं है वो नोट कर लीजिए, और आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, यानी कि 9873551078। यहाँ पे सौरभ जी, जैसे कि अभी हरविंदर जी बता रहे थे कि मतलब बच्चों की फीस के लिए साल में एक बार पैसा चाहिए। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मैंने सोच लिया कि गाड़ी लेनी है तो पैसे इकट्ठे हो जाए, तो पैसा इकट्ठा करेंगे तभी मतलब कुछ नई जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो यहाँ पे वो पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या योजना बनाए, ऐसा क्या हो कि पैसा भी इकट्ठा हो जाए और हमें दिक्कतें भी ना हो क्योंकि हर महीने कमाई तो जो नौकरी करता है उसके पास सैलरी उतनी ही आती है, बस साल में थोड़ा बहुत ही बढ़ती है। जो मतलब बिजनेस भी कर रहा है उसका भी उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो ऐसा क्या करें कि पैसा भी बच जाए और मतलब दिक्कतें भी ना हो। जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जानते हैं, फिर ये इस सवाल का जवाब लेंगे। जी सर। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं जी? मैं रेनू बोल रही सिलोखड़ा से। जी रेनू जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। जी रेनू जी, कहिए क्या सवाल है आपके? मैम, मुझे ये पूछना था कि मुझे पैसे आरडी में ज्यादा, आरडी में डालने चाहिए, एफडी में डालने चाहिए, जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो।
ज्यादा फायदा, चलो जी सौरभ जी बताओ आपने ज्यादा क्या पूछा, फायदा आरडी में डालना चाहिए या फिर एफडी में? एफडी में। अच्छा, देखिए आरडी का क्या फ़ायदा है और एफडी का क्या है। देखिए अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है अवेलेबल तो आप एफडी में डालिए उसे, तो उससे आपको उसी दिन से ब्याज मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो एक और उसमें आपको आप जितना लंबे दर्जे के लिए लेंगे, और मैंने आपको जैसे बताया कि वैसे आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बट वहीं आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो अभी मेरे पास पैसा पूरा नहीं है या अभी कम पैसा है मेरे पास, तो आप धीरे धीरे कैसे करके आप पैसा जोड़ना चाहेंगे, तो आरडी एक बहुत ही उत्तम तरीका है उसको अपने पैसे के ऊपर ब्याज कमाने का। सर फिर आरडी में पर मंथ वो लगता है क्या इंटरेस्ट या 10 साल का? हाँ, तो आरडी में क्या होता है, जितने महीने के लिए आपका पैसा रहा उतने महीने का आपको ब्याज मिलता है। और मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि पूरे साल भर में ब्याज जुड़ता है उसका या पर मंथ जुड़ता है? पर मंथ मिलता है। तो जैसे मान लीजिए आपने पहले महीने में शुरुआत में आपने मान लिया 100 रुपये किए, तो आपको अगले एक साल का पूरा ब्याज मिलेगा। वैसे ही अगर आपने दूसरे महीने के शुरुआत में 100 रुपये डाले तो आपको फिर 11 महीने का ब्याज मिलेगा। तो जितने महीने का आपने डाला उसका मिला। पर सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है सेविंग्स अकाउंट में रखने से ज़्यादा, कि सेविंग्स अकाउंट में तो आपको 2-2.5% का रेट ब्याज मिला, पर इसमें आरडी को आपको डे 1 से ही ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है सर। और सर एफडी में तो साल भर का एक ही बार मिलता है ना, साल में एक बार मिलता है आपको, बिल्कुल सही है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भाई मुझे पर महीने ब्याज मिल जाए, पर वो ऑप्शन अच्छा नहीं है। उसका रीज़न यही है कि आपका क्या होगा कि आप जितने, अगर आपने एक महीने निकाल दिया तो आपको उस ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप अपने पैसा वो एफडी में डालिए जो आपको साल के बाद ज़रूरत पड़े। ठीक है, और वो उसके बाद पूरा ब्याज मिलेगा। ठीक है, थैंक यू जी। रेनू जी बहुत बहुत वेलकम, और आज ही जाइए अपनी एफडी करा दीजिए, है ना, तो काफ़ी फ़ायदा उठा पाएंगे आप। थैंक यू जुड़ने के लिए। ओके जी। तो सर बताएं कि कैसे पैसे मतलब बचा पाएं, क्योंकि पैसे बचेंगे तभी तो हम एफडी आरडी करा पाएंगे ना। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ना इस बात में मुझे वॉरेन बफे जो एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी नसीहत आती है, और वो कहते हैं कि हमें खर्च करने के बाद जो बचता है हम उसे नहीं बचाएं। अच्छा। हम वो पैसा बचाएं जो बचत के बाद जो बचे वो उसको हम खर्च करें। तो यानी ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि भाई खर्चा हो गया, आय हो गई, व्यय हो गई, जो बच जाएगा उसको हम बचत में डाल देंगे, बल्कि हमें उल्टा करना चाहिए। हमें पहले अपना बजट बनाना चाहिए कि हमें इतना पैसा खर्च करना है। अच्छा। और इतना पैसा हमें बचाना है, वो बचने के बाद फिर अब हमें उस पर खर्च करना चाहिए। तो एक तो पहला ये बोलूँगा। हाँ। दूसरा, आप ये जैसे अभी आपने हरदीप जी ने बोला, प्रदीप जी ने बोला कि आप अपने निवेश और बचत को आप स्वचालित करिए। अच्छा। वो कैसे करेंगे, जैसे आरडी में पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो और आपको पता है कि भैया मेरा इतना पैसा, तो मेरा एक तरीके से आप उसको खर्चे की तरह ट्रीट करिए कि इतना पैसा तो मेरा चले जाएगा, बाकी जो बचा वो मेरी बचत है। वैसे ही SIP होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड में होता है कि भैया पैसा अपने आप अकाउंट से कट जाता है। वैसे ही हमारे जो सैलरी पाते हैं, वेतन पाते हैं, उन लोगों के अकाउंट से प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर अपने आप काट देता है, तो अपने आप सेविंग होती है ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ें सब करने से हमारा पैसा की सेविंग करने की इजी रहती है। तीसरा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप देखिए खरीदारी या खर्च करते हैं तो आप कभी कभी क्या आवेगपूर्ण निर्णय ले लेते हैं कि अरे यार आज तो मोबाइल नया आ गया है, ये गाड़ी नहीं आ गई है, क्यों ना हम इसको ले लें। तो उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, वो है 30 दिवसीय नियम। तो अगर आप कोई चीज़ जिसको आप चाहते हैं लेकिन अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप केवल 30 दिन तक रुकिए। अगर आपको लगता है ये तो ज़रूरत है, चाहिए, तो आप खरीदिए। आपको लगता है यार 30 दिन के में तो मैं रह गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उन आवेगपूर्ण खरीदारी यानी जो इम्पल्सिव, इसको शॉपिंग कहते हैं, उससे आप सही निर्णय ले सकते हैं कि आप खर्च नहीं कर पाए। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए आप उधार ले जितना भी आप उतना ही उधार ले जितना आप चुका सकते हैं। अगर आप बड़ी मात्रा में लोन लेते हैं, ऊंची ब्याज दर पे लेते हैं, तो इससे आपका देखिए भविष्य संकट में हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना आराम से चुका सकें ब्याज, वही कर्ज लें। और कई बार हम ये देखते हैं कि हम ब्याज पे लें चीज़ या फिर हम इन्वेस्ट कर दें। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है लाइफ में कि यार ये चीज़ हमें ब्याज पे ले लें, बोले। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो ब्याज हम अपने निवेश पर कमाते हैं बेसिकली, उससे कहीं ज़्यादा ब्याज हम अपनी लोन पर देते हैं। तो मान लीजिए हम एफडी पे हम 7 या 8% कमा लें, पर हमें अगर लोन लेना है तो कम से कम हमें 10-12% से ऊपर लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम 4% तो देखिए आप, वहाँ तो हम कमा रहे हैं और यहाँ हम गंवा रहे हैं, तो हम ज़्यादा ही दे रहे हैं एक तरीके से। तो इसलिए लोन लेते समय हमें थोड़ा सा सजग होना है और करना है।
और जो एक बात हाँ, तो सर बैंक वाले जब मतलब मान लीजिए मैंने एफडी करा रखी है ना, और वहाँ पे जब मेरे को घर में किसी ऐसा कुछ काम आ गया है कि मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए, और वहाँ पे जब हम जाते हैं कि सर ये एफडी तुड़वानी पड़ेगी, तो क्या हम बीच में तुड़वा सकते हैं? पहला सवाल तो ये। और फिर वो बोलते हैं नहीं मैडम तुड़वाने की क्या ज़रूरत, आप इसी पे लोन ले लो ना। तो आप बताएं कि तुड़वाने में फ़ायदा है या लोन लेने में फ़ायदा है, या टूट भी सकती है नहीं टूट सकती है? मान लो एक बंदा है जिसके पास है इतना पैसा कि वो सोच है कि 1 साल तक मैं इसकी एफडी करा देता हूँ, है ना, और मेरे को ब्याज इतना मिल जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ काम ऐसे निकल आते हैं कि वो एफडी तुड़वानी पड़ती है, तो क्या आराम से टूट भी जाएगी या नहीं टूट जाएगी? एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं जी? जी जी नमस्ते। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं मैडम? हाँ मैं ममता बोल रही हूँ मैम, सरोल से। जी ममता जी, कहिए क्या सवाल है आपके ममता जी? मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाँ हाँ, मुझे बचत के बारे में जानना है। मेरी 3 बेटियां हैं, बचत के बारे में जानकारी लेनी है मुझे। अच्छा कि अच्छा कैसे हम बचत कर सकते हैं। अच्छा, 3 बेटियां हैं, तो बेटियों के लिए मतलब उनको पढ़ाने लिखाने के लिए बचत करना चाहते हैं, शादी के लिए करना चाहते हैं, क्या कारण के? मैम पढ़ाई लिखाई के लिए आगे जो पढ़ना चाहते हैं। हाँ हाँ जी, चलिए जी। हाँ। तो जी, सौरभ जी। देखिए सबसे पहले बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। और नमस्ते क्वेश्चन सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, तो देखिए आप सबसे पहले आप ना एक ये चीज़ डिसाइड करिए कि भाई आपको कितना, आपको अपने बच्चे की बच्चों की शादी के लिए और या फिर आपको किसी कार्य के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आप क्या देखिए कि आप महीने में आप कितनी बचत करते हैं जैसे कि है, और उस बचत को आप जैसे कम से कम एक होता है कि भैया ये तो मेरे घर के खर्च होंगे ही होंगे, मेरे जैसे खाने पीने के हो गए, जाने आने के हो गए, ये खर्च, उन खर्चों को आप लिख लीजिए, सूची बना लीजिए कि यार इतना मेरा होगा खर्चा, और उसके बाद जो बचा है उसको देखिए कि इतना मुझे बचाना है, इतना मैं बचा सकते हो, राइट। और उस बचाने के अंदर जैसे मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीना बचा सकते हो, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले मुझे अपना एक रिजर्व फंड बनाइए, जैसे इमरजेंसी फंड है कि मान लो कोई आपातकालीन स्थिति के अंदर आपको कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तो पहले आप उसको उसके लिए बचा रखिए। फिर आप सोचिए कि भैया अभी मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए तो मुझे भी 10 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे, जितना भी समय लगेगा उसके लिए आप धीरे धीरे करके स्वचालित यानी अपने आप अपने अकाउंट से पैसा कट जाए वो वाले कोई इन्वेस्टमेंट करिए, या और धीरे धीरे करके अपना वो जो कॉर्पस फंड है जिसे हम कहते हैं मूल अमाउंट, वो धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो ये एक तरीका रहेगा। दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने बजट बनाने के बाद अपने दायरे में रहिए, उसे आप देखिए रेगुलर कि मैंने कोई अनावश्यक खर्चा तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देखिए तो ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी कभी आप बोलते हैं अरे इस महीने छोड़ो, इस महीने नहीं करना, नहीं, आप बोलिए इतना तो मुझे बचाना ही है, इसके ऊपर अगर बच गया तो ठीक है, फिर मैं सोचो खर्च कर लूँगी। ठीक है, ठीक है जी ममता जी, थैंक यू सर। तो शुरू हो जाए आज से बचत करने के लिए। हाँ जी मैम, थैंक यू ममता जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ सर, हम जान रहे थे कि क्या तरीका अपनाएं, मतलब कि पैसे भी बच जाएं, दिक्कतें भी ना हो, है ना, और टेंशन भी कम हो जाए कि हाँ बैंक में भी पैसा है, कभी काम पड़ा तो निकाल लेंगे, है हमारे पास, तो एक अलग ही फीलिंग आती है उसकी। ज़रूर। तो देखिए ये हमें एक इमरजेंसी फंड जो है, मैंने आपको बताया कि 3 से 6 महीने का जितना है हमारा जो खर्चा है, उतना अमाउंट हम कुछ ऐसे सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर रखें, और उसके बाद फिर हम देखें कि हमें बाकी जो बचत हुई है उसको हमें कब चाहिए होगा, हमें पैसा कब ज़रूरत होगा। जी एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जानते हैं सर। हेलो मैम, मैं विशाल बोल रहा हूँ मैम। जी विशाल जी, हाँ जी विशाल जी, कहिए सर क्या सवाल है आपके, बहुत बहुत स्वागत है जन जानकारी में। मैम मुझे एफडी के बारे में पूछना था आपसे, मतलब इसके बारे में। जी बताएं सर, सौरभ जी। हाँ जी, तो देखिए एफडी क्या है, फिक्स डिपॉजिट है। इसमें क्या है कि आपके पास जैसे जब आप बैंक खाता खुलाते हैं तो आपको एक सेविंग्स अकाउंट मिल जाता है, राइट। तो उसमें आप पैसा जमा कराते हैं तो उसके ऊपर आपको बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है 2-2.5% का, ठीक है। पर क्योंकि उसमें आपके पास एक फैसिलिटी होती है कि आप कभी भी निकाल सकें, तो वो एक सेविंग्स अकाउंट होता रहता है। पर यही एक बैंक का एक प्रोडक्ट है, उसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। इसमें आप एक मूल अमाउंट को रखते हैं और कुछ समय की अवधि, यानी आपने बोला साल भर के बाद मुझे इतना ब्याज मिलना चाहिए, तो बैंक क्या करता है, अगर आपने पैसा को रखा एफडी बना के रखी, तो आपको साल के एंड में या जिस साल की अवधि का आपने बनाया उसके बाद उस पर ब्याज जोड़ के आपको पूरा पैसा दे देता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी बचत, अपनी सेविंग्स को स्टार्ट करने का। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू विशाल जी। और कुछ जानना चाहेंगे सर? नो मैम, थैंक यू मैम। तो एफडी के लिए आज पहुंच जाए बैंक में।
जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं सौरभ जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। आप भी इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। आपके सवालों के तुरंत जवाब मिल जाएंगे। सौरभ जी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं सभी को। तो कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078, यानी कि 98 73 55 10 78। तो जल्दी से जुड़िए और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। और ये प्रोग्राम 2:30 बजे तक चलने वाला है, यानी कि 2:30 तक चलने वाला है। और उससे पहले आप जुड़ जाएं, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि आप सोचो उफ मेरा सवाल था, अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं। तो मौका है, इस मौके को हाथ से ना गंवाएं। अभी फ़िलहाल समय की बात करें तो 2:06 हो चुके हैं। आज है 14 मार्च 2024। प्रोग्राम में है हमारे साथ सौरभ जी जो कि मैकवरी से हैं। तो सौरभ जी तरीके बता रहे थे आपकी कैसे कैसे हम पैसे बचाएं। हाँ जी। क्योंकि वही है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम हो जाए। जी जरूर। तो देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने जी, एक श्रोता जुड़ गए हैं सर, पहले उनका सवाल जान लें। हेलो हेलो जी, नमस्ते मैम। जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं मनोज बोल रहा हूँ। जी मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम जन जानकारी में। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैं बांदा जिले से। क्या बताया सर? बांदा यूपी। अच्छा जी सर, यूपी से। हाँ जी बताएं सर, क्या सवाल है आपके? मनोज जी कुछ जानना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी सर, क्या सवाल है मनोज जी आपके? जी पता नहीं, शायद मनोज। हाँ जी मनोज जी, आप दोबारा से फ़ोन मिलाइएगा, अभी हम आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं। जी सर। तो मैं बता रहा था कि निवेश जब आप करें तो थोड़ी उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी विविधता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम एक ही प्रोडक्ट में सारे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो जैसे अभी प्रदीप जी बोल रहे थे कि उन्होंने अलग अलग म्यूचुअल फंड में डाला है, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप अलग अलग एरिया में डालें। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा पैसा एक ही संसाधन में डाल दिया, आपने सारा पैसा एफडी में ही डाल दिया। तो देखिए अगर सारा उसमें डाल देंगे तो फिर आपको ओवरऑल अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो वो कम मिलता है उसके अंदर। अच्छा। और वैसे अगर आपने सारा म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो आपका जोखिम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मिक्स होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा सब में होना चाहिए, जिससे कि आपको जोखिम भी पूरा रहे और साथ के साथ रिटर्न भी आपको एवरेज रेट पे अच्छा मिल जाए। जी, यानी कि थोड़े पैसे की एफडी करा सकते हैं, थोड़े की आरडी करा सकते हैं, मतलब या थोड़ा सा अपने अकाउंट में भी रखें कि कभी किसी टाइम चाहिए तो परेशानी ना हो, एफडी आरडी तोड़ानी ना पड़े। एग्जैक्टली, यही बात है जी। और देखिए मूलधन की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे प्रोसेस में, क्योंकि अब डिजिटल लेन देन में मैं एक बात को और साझा करना चाहूँ कि देखिए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे अपनी OTP शेयर नहीं करें आप, अपने पासवर्ड जैसे नाम, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर पे ना रखें। और जब भी खर्चा करें तो देखिए कई बार और कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अविश्वसनीय रिटर्न और अविश्वसनीय छूट मिल रहे हैं या डिस्काउंट मिल रहा है, उस चक्कर में ना पड़े। जितनी आपकी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से खर्च करें, अपना बजट बनाएं और उसी में रहें। और कुछ चीज़ें जो मैं नए लोग जो अभी श्रोता लोग हैं जो भी जुड़े हैं और जो बचत अभी चालू कर रहे हैं, उनके लिए कुछ है कि आप देखिए आप जितना बचत करें उतना अच्छा है। कुछ रूल्स हैं हमारे कि आप कम से कम हमें अपनी आय का 10% तो बचाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और कमाई के साथ साथ बचत करें। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि अभी तो मैं कमा लूँ बाद में बचत कर लूँगा, नहीं। जैसे जैसे आप कमा रहे हैं वैसे वैसे बचाते रहिए। और एक चीज़ और है कि आप अपनी साथ ज़्यादा नकदी भी मत रखें, क्योंकि जितना आपको, जैसे मैंने आपको बताया, जितना आप खर्चा रखते हैं उतना आप खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि आपके सामने पैसा दिखता है। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट में रखें जो आपको दिखे नहीं। अच्छा। जैसे PF के अंदर है कि पैसा रखा हुआ है तो होल्ड पे हो गया, तो आप उसको टच ही नहीं करेंगे, आप खर्च ही नहीं करेंगे, तो इसलिए आपकी धीरे धीरे सेविंग हो जाएगी। वहीं आपके बैंक में पड़ा रहेगा और दिखता रहेगा आपको, तो आपकी प्रवृत्ति, अरे मेरे बैंक में इतना पैसा है तो मैं खर्च करूँ। तो इसलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट में भी करना चाहिए जिसमें कि कुछ आपको दिखे नहीं और धीरे धीरे करके वो पैसा बढ़ते जाए। जी, यानी कि छुपो के रखना चाहिए सर। हाँ। मतलब छुपा रहेगा तो शायद हम कुछ टाइम के लिए भूल भी जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, नहीं तो फिर मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं, अच्छा इतना पैसा है तो आज ये खरीद सकते हैं, है ना, चलता रहता है। जी जी जी। सर यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि जो बीमा वगैरह होता है ये कराना क्यों ज़रूरी होता है, और करवाना भी चाहिए या नहीं कराना चाहिए, फ़ायदा होता है इससे? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप
अपने खुद की और परिवार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसे में अगर हमारे पास अगर इंश्योरेंस होगा तो हम अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अच्छा। और बीमा भी बहुत दो तरह के इंश्योरेंस है जो हमें हर व्यक्ति को अपने पास होना चाहिए, अपने लिए और परिवार के लिए। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम जीवन बीमा इंश्योरेंस कहते हैं। अच्छा। जीवन बीमा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके अगर आपातकालीन स्थिति में मृत्यु होने के बाद आपके परिवार को कुछ मुश्त अमाउंट पैसा मिलता है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, कभी हम बीमार पड़ गए, हमें हॉस्पिटल का आना जाना पड़ जाए तो हमारे परिवार के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। जिससे क्या होता है कि देखिए आपातकालीन स्थिति में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा या तो स्वास्थ्य पे होता है, राइट, या फिर किसी के जाने पे हमारे को एक कमाई का एक अर्जा जो होता है वो चले जाता है, तो वो एक। इसके अलावा और भी बीमा होते हैं, जैसे विकलांगता के प्रीमियम बीमा होता है, तो वो आपको बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही छोटे से पैसे के अंदर आपको ये बीमा मिल जाता है। अगर मैं आपको बताऊं 2 गवर्नमेंट की स्कीम है, वो बहुत ही अच्छी है और हर आदमी को लेनी चाहिए। वो है, एक तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें आप 436 रुपये साल के, यानी 30 से 35 रुपये महीना दे के आप 2 लाख रुपए का अपना जीवन बीमा करा सकते हैं। बहुत ही कम है, 30 रुपये तो अब हर कोई दे सकता है। और दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें यह है कि आप 1 रुपये महीना यानी साल के 12 रुपये दे के आप अपना दुर्घटना या एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा सकते हैं। एक श्रोता जुड़ गए हैं सर। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं जी? मैम मैं निखिल बोल रहा हूँ, सेक्टर 18 सरोल से। जी निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम जन जानकारी में। थैंक यू मैम। मैम ये क्वेश्चन था मेरे पास, सिविल स्कोर जो होता है वो क्या होता है, और जिसमें कि अगर हम सिविल स्कोर की पूछा, सिविल स्कोर होता क्या है इसमें? अच्छा। और जो क्रेडिट कार्ड, मतलब जो क्रेडिट कार्ड होता है अपना जी, उसी की जैसा होता है ये? हाँ जी। तो देखिए सिविल स्कोर क्या होता है कि ये अपनी ऋण चुकाने की या ब्याज चुकाने की जो क्षमता होती है उसके हिसाब से ये डिटरमाइन किया जाता है। इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। इसमें आदमी की इनकम कितनी है उस पर देखा जाता है। इसमें आदमी क्या रेगुलर बेसिस पे अपना लोन लिए हुए को चुकाता है, अगर वो उसको रेगुलर रखता है उस पर डिपेंड करता है। हमने कितने लोन ले रखे हैं या कितने क्रेडिट कार्ड हमारे अकाउंट में हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपना क्रेडिट स्कोर को रेगुलर बेसिस पे नोटिस करते रहना चाहिए कि भैया हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैन नंबर या आधार नंबर को कोई उपयोग कर रहा है और हमारा सिविल स्कोर ख़राब कर रहा है। और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई कोई हम अपना जो भी EMI होती हैं, जो भी हमने अगर ले रखा है लोन, तो उसको हम समय पे पे करें। अगर हम नहीं करते हैं तो इसके बहुत रिपरकशंस होते हैं। एक तो पहला होता है कि हमें लोन नहीं मिले। दूसरा ये होता है कि अगर लोन मिल भी जाता है तो हमें फिर अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है तो हमें ज़्यादा ब्याज रेट देनी पड़ती है। तो कई बैंक है, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो सिविल स्कोर देख के ही आदमी को लोन को प्राप्त करते हैं। तो हमेशा ये रखना चाहिए कि ग्राउंड रूल तो यही है कि लोन नहीं लेना चाहिए, पहले अपने ही बचत से आप लिए, पर अगर आपको लेना पड़े तो उतना ही ले जितना आप पे कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहे। ओके सर। जी निखिल जी, और कुछ पूछना चाहेंगे सर? नहीं सर मैम, थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। थैंक यू मैम। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, यानी कि 9873 55 1078। तो दोनों नंबर अच्छे से काम कर रहे हैं, आप जुड़िए और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। और सर आप बीमा के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो मैं ये बता था कि ये दूसरी जो बीमा योजना थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें आप साल के 12 रुपये यानी 1 रुपये महीना दे के आप दुर्घटना से अगर आपको कोई विकलांगता या मृत्यु होती है तो उसमें आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा बाकी प्राइवेट और सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें बीमा प्रोवाइड करती हैं, और कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से हमें इतना बीमा तो होना ही चाहिए। हमारी साल की जितनी इनकम है उसका कम से कम 10 गुने का हमारा लाइफ इंश्योरेंस पे बीमा होना चाहिए, और ये बहुत ही कम रेट में हमें मिल जाता है, और पर इससे परिवार की सुरक्षा होती है। तो इसलिए मैं सबको ये बोलूँगा कि आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो कराएं, और ये गवर्नमेंट की जो स्कीम मैंने आपको बताई इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और ये कोई भी आप बैंक में जा सकते हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है। आप एक छोटा सा फॉर्म भर सकते हैं और आपके अकाउंट से ये पैसा कट जाएगा हर साल। आपको कुछ अलग से नहीं करना है और आपको ये फैसिलिटीज़ मिल सकती है।
तो यहाँ पे सौरभ जी जो आपने बताया प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के बारे में, तो जिनको दुर्घटना होती है उन्हीं को ये पैसा मतलब वापस मिलेगा, और जिनके दुर्घटना नहीं होती उनको ये पैसा नहीं मिलेगा क्या? नहीं, उनको मतलब ये कोई आपातकालीन स्थिति होती है तभी आपको मिलता है, बीमा का पैसा तभी मिलता है ये। पर 12 रुपये क्या है, मतलब 12 रुपये में आपको एक तरीके से अपने परिवार की आपने सुरक्षा कर ली कि भैया इस स्थिति के अंदर कि आप टेंशन फ्री हो गए। आप बिल्कुल सही बात है। तो वो ये कितनी बड़ी बात है, आपको मतलब 4 लाख रुपए का बीमा आपको मतलब 500 रुपये में मिल रहा है और गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, और एक तरीके से मैं मालूम आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो। अच्छा, जी, बहुत अच्छी बात है। फिर सर इसका वैसे ये इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या मतलब ऐसी दुर्घटना किसी बंदे के साथ हो जाती है ना, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती है तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए या अगर ये स्कीम करा रखी है तो क्या करना चाहिए परिवार वालों को? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति ये जो दोनों योजना जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर पे कॉल करना है या फिर एक फॉर्म होता है वो फॉर्म भर के आपको उसको भेजना है कि भैया ये हमारे साथ ये हुआ है, और आप ये डिटेल भेजेंगे तो इसके बाद अपने आप प्रोसेस क्लेम होगा। उसके अंदर आपको पूरा एक सर्वे आता है, सर्वे होता है, उसके बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है। तो ये एक बड़ा सीधा और स्पष्ट तरीका है, और कॉल भी कर सकते हैं, और मैंने बताया कि आप फॉर्म भर के भी भेज सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छे से बताया सर। यहाँ पे टाइम कम है, तो जो मेरे मन में वैसे सवाल आ रहे हैं ना, तो वो पहले मैं जल्दी पूछ लेती हूँ कि हमारे कुछ श्रोता होते हैं जो कि उनके मन में रहता है कि चलिए गाड़ी की ज़रूरत है, मेरे को गाड़ी लेनी है ना, या फिर घर में कोई ऐसा सामान है AC फ्रिज वगैरह वो लेना है, तो वो कहते हैं कि हम चलो बैंक से लोन लेके तब मतलब किस्त पे ले लेते हैं या लोन लेके ले लेते हैं, तो वो ठीक रहता है या फिर अपने पैसे से ले तो वो ठीक रहता है? देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या ये गाड़ी या जो वाहन की आप बात करें, क्या ये अभी आपको इमीडिएटली ज़रूरत है। अगर आप कुछ समय के लिए वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो आप पैसे धीरे धीरे करके इकट्ठा करिए, क्योंकि देखिए EMI पे लीजिए या फिर नकद लीजिए, पैसा तो अपनी जेब से ही जाना है। हाँ जी। तो धीरे धीरे करके अगर आप पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर पे करते हैं, तो इसके देखिए 2 फायदे हैं। हाँ। पहला फ़ायदा ये होता है कि अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो एक तो आपको डिस्काउंट मिलता है, नकद का डिस्काउंट अलग होता है EMI से ज़्यादा, क्लियर है। दूसरा जो होता है, आप जो EMI पे देते हैं उसमें ब्याज देते हैं, और ब्याज की जो रेट है वो आपको, जैसे मैंने बताया कि सेविंग्स अकाउंट्स की और FD की जो रेट है उससे कई ज़्यादा है। हाँ जी। तो इसलिए आप पैसा सेव कर सकते हैं अगर आप नकद पे भुगतान करें तो। जी। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ मैम, मैं LIC जीवन बीमा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता था मैम। नाम क्या है सर आपका? मेरा जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हम अभी बिजवासन से बोल रहा हूँ मैम। बिजवासन से। तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के बारे में जानना चाह रहे थे सर? नहीं, LIC जीवन बीमा में LIC, अच्छा ठीक है। तो सौरभ जी बताएं LIC जीवन बीमा। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? सालियाना डिपॉजिट करता था मैम। अच्छा, क्या करते थे? 20,000 की सालियाना डिपॉजिट करते थे, साल में 20,000 का। 20,000 कुछ रुपया, ऐसे 20,000 मान के चलो। 12 साल मैंने चलाया। अच्छा। और 12 साल के बाद मेरा जो LIC छूट गया, नहीं जमा कर पाया। तो मैम उसमें मेरा लोन लिए थे, ठीक है, 50,000 के करीबन लोन लिए थे। वो बोला कि लोन ले लो, उसके बाद फिर जो जीवन बीमा ये जो है फिर चालू कर देना। मैंने लोन लेकर वो चालू नहीं कर पाया, करीबन 2 साल हो गया। उसके बाद फिर बोला कि छोड़ दो, या तो तोड़वा लो या तो निकाल लो। फिर मैंने तोड़वा दिया 2022 में उसको। तो अब मैम उसमें जोड़ लो कि मेरा कितना होना चाहिए उसमें। तो मुझे कि 10,000 उसमें कितना दिया है, एक LIC पर दिया है, बताता हूँ अभी। एक LIC पर दिया है कितना, 5,391 रुपया। एक दूसरी में दिया है 5,391 रुपया। मात्र इतने ही पैसा रिटर्न किया मैम।
और इतना 20,000 कुछ रुपया मैंने साल में डिपॉजिट करते थे, 12 साल हो गया। अब लोन का नहीं पता ना सर कि जयप्रकाश जी आपने लोन कितना लिया है ना, और कितने दिन तक आपने लोन लिए रखा, बहुत सारी चीजें है ना। हाँ तो देखिए इसमें ना 2 साल करीबन। हाँ तो जयप्रकाश जी देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं। जब हम LIC लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो इसमें 2-3 तरह की LIC होती हैं। एक तो एंडोर्मेंट फंड होते हैं जिसके अंदर कुछ पैसा, जो एजेंट था ना सर, वो बताया कि 0% में जो है आपको ब्याज दर लगेंगे। हाँ जी। तो देखिए जो भी आपने LIC में पैसा जमा कराया है, राइट, तो उसमें कुछ तो पैसा आपके प्रीमियम में जा रहा है कि भैया ठीक है ये बीमा के लिए जा रहा है, राइट। दूसरा पैसा जाता है कुछ सेविंग्स करने के लिए, जिससे आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और उसका जो वैल्यू हर साल बढ़ती है उसे हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो बोनस मिलता था सर। हाँ बोनस, हाँ बोनस है, वही बोनस, वही उसको जोड़ के हम उसे बोनस कहते हैं, रिटर्न कह लीजिए आप, वही बोनस है। तो वो सरेंडर वैल्यू है। तो अब क्या है कि जो आपने जो पैसा, अगर आपको कभी आप LIC को बीच में तोड़ते हैं तो आपको जो पैसा मिलेगा वो बीमा का पैसा तो मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा सरेंडर वैल्यू का पैसा, है ना। तो जो सरेंडर वैल्यू का पैसा है और जितना आपका मान लीजिए लोन था जो, उसमें आपने उसको हटा देंगे तो जितना पैसा बचेगा वो पैसा आपको उन पे मिला होगा। तो ये एक प्रक्रिया रहती है नॉर्मली। वो तो मुझे 10,000 कुछ रुपया भेजा सर, इसमें देख लीजिए वो जो दिया है ना 5,391 रुपया। हाँ जी। और 5,391 दोनों के माइनस कर दो, कितने बचता है, कितने 10,000 ये इतना हो रहा है, 10-11,000 रुपया हो रहा है, इसलिए भेजा है वो रिटर्न। अच्छा। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि आपने 12 साल तक दिया, राइट, इंश्योरेंस का? 12 साल मेरा 2.5 लाख, कितना 2.5 लाख 60 लाख, ऐसे 2,60,000 हो जाए अपना पर्सनल। तो 2.5 लाख दिया आपने, 50,000 का लोन था, 2 लाख रुपए में से आपको केवल जो मिला वो आपको 10,000 रुपये मिला, राइट। तो बाकी पैसा जो था वो आपका मेरे ख्याल से बीमा के रिलेटेड था, तो वो बीमा में चले गए। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस लें तो एक और टिप मैं श्रोता आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप इंश्योरेंस लें तो पूरा प्योर इंश्योरेंस लें, जिसे कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। उसमें कोई भी सेविंग्स नहीं होती है और वो बहुत कम पैसे में आपको मिल जाता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर एक 25 साल का युवक है, अगर उसको 1 करोड़ का LIC चाहिए लाइफ इंश्योरेंस, तो 7 से 8 हज़ार में उसको मिल जाती है। और तो बाकी 7 से 8 हज़ार सौरभ जी साल के हाँ साल के देने होते हैं। अगर आप, मैं बता रहा हूँ 18 से 25 साल का युवक है, और वो डिपेंड करता है कि क्या एज है, कहाँ पे है, उसे बैकग्राउंड पर ये एवरेज मिल जाता है। पर यही चीज़ अगर आप बोलो कि नहीं मुझे तो एंडोमेंट फंड कर लो जिसमें मुझे रिटर्न भी चाहिए, तो ऑब्वियसली जो बीमा कंपनियां हैं उसमें अपना कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम रख लेंगी और फिर उसको पे करेंगे। तो ये हमेशा सेविंग्स और ये इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए। जब इंश्योरेंस ले तो प्योर इंश्योरेंस ले, यानी टर्म इंश्योरेंस ले, उसमें सेविंग्स का एस्पेक्ट ना रखें। तो अदरवाइज़ नहीं तो फिर हमारे को जैसे आपके साथ हुआ है ये कि भाई मिक्स करने के चक्कर में आपको ब्याज ज़्यादा लग गया या फिर ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ गया, वैसा नहीं करना पड़े आपको। नहीं, वो जो है कि LIC एजेंट से पूछे ना, वो बताया कि आप जो है ना ब्रांच में जाकर मिलो, ऐसा बताया। हाँ तो यही है कि आप एक बार, आपको मैं ये करूँगा कि आप एक बार ब्रांच जाइए, समझिए कि भैया मेरा उसमें सरेंडर वैल्यू कितनी थी, मेरा लोन कितना था, बीमा का कितना अमाउंट था, उसमें से तीनों का बाइफर्केशन आपको मिलेगा। और फिर आप और उनसे अगर आपको कोई उसमें कुछ लगता है प्रॉब्लम तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुझे ये नहीं है सर कि 2.5 लाख रुपया तो नहीं काट लेगा, अगर 50,000 लोन लिए तो 2.5 लाख काट लेगा वो। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको एक बार पूछिए जाके कि कैसे हुआ ये सब। तो उसके पास तो मेरा पैसा 2.5 लाख है, मैंने 50,000 लिया, तो आप जैसे काटना चाहते हो वो काट सकता है, डायरेक्ट काटना डायरेक्ट काट लो, अब काट के मुझे दे दो। तो वही है आप हाँ बिल्कुल सही है। आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप जाके LIC के ऑफिस में जाके आप स्टेटमेंट लीजिए कि भैया ब्याज कितना लगा है मेरा, और मेरा मुश्त जो मैंने जो लोन लिया है वो कितने पैसा कितना काटा है आपने, तो वो समझेंगे तो आपको थोड़ा और मैं जानकारी दे पाऊंगा अच्छे से। जी थैंक यू जयप्रकाश जी जुड़ने के लिए सर। और जाइए अपनी मतलब हक के लिए जाना चाहिए आपको, बोलना चाहिए, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि डिपॉजिट रखने के लिए चाह रहा हूँ पैसा सर, कैसे कौन सी में रखूँ डिपॉजिट? देखिए डिपॉजिट रखना है तो सबसे पहले आपको पता है कि आप अपने जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। वहाँ के आप ब्याज रेट देखिए, मैंने आपको जब बताया समय के हिसाब से जितना ज़्यादा समय है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अपने बैंक में रखिए। और बैंक की एक बहुत अच्छी रिजर्व बैंक की एक पॉलिसी है कि 5 लाख तक का जो आपका जो भी आप FD बनाते हो वो गवर्नमेंट सिक्योर्ड होता है, इंश्योर्ड होता है बेसिकली।
तो अगर बैंक को कुछ हो भी जाए खुदा ना खास्ता, वैसे तो इंडिया में कम ही होता है। डबल होता है, डबल वाली स्कीम वाले हम सोचता हूँ कि कितने साल की होती है डबल जो होता है? तो देखिए डबल जो है उसका बड़ा अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला है, 72 का फॉर्मूला। अगर आप ब्याज को 72 से डिवाइड करेंगे उतने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर 8% के हिसाब से ब्याज है तो 72 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यानी 9 साल में आपका पैसा डबल होएगा। वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। और वो सर बैंक का अलग अलग होता है, हर बैंक का अलग होता है कि कौन कितना % कर रहे हैं, है ना? हाँ जी। तो वो आपको पहले पता करना पड़ेगा। बैंक में हर बैंक स्टेट के अलग होगा, ग्रामीण का अलग होगा। जैसे बैंक तो बतेरे निकल गया अभी। हाँ जी। वो है, ग्रामीण है, हाँ जी, केनरा है। बहुत क्या सर, आपको तो बहुत सारी जानकारी है। यही है जी जयप्रकाश जी। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप भी कॉल कर सकते हैं, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं इस प्रोग्राम के, तो कॉल करके आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, यानी कि 9873 551078। समय की बात करूं तो 2:27 हो चुके हैं। आज है 14 मार्च 2024 और ये प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। हम बात कर रहे हैं बचत के बारे में। भाई पैसों की बचत होनी कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कैसे कैसे बचत कर सकते हैं, और कब कब बचत करनी चाहिए, और कैसे कैसे कई बार हम ना चाहते हुए भी, और चाहता तो कोई नहीं कि हम घाटे में जाएं, है ना, फिर भी हम घाटे में चले जाते हैं, वो तरीके हमें पता नहीं होता। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं सौरभ जी जो कि मैकवरी से हैं, और ये प्रोग्राम अग्रसर और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के सहयोग से हम लेकर आते हैं। तो जी सर, जो लास्ट के 3 मिनट बचे हुए हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं सर जिससे कि पैसा खर्च ना हो, कम खर्च हो, बचा ज़्यादा पाए, है ना, और दिक्कतें ना हो, तो वो बता दीजिए सर, जिससे कि मतलब टेंशन फ्री रहें और हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी धीरे धीरे करके पूरी होती रहें। ज़रूर ज़रूर। तो देखिए कुछ मैं आपको बोलूँगा, जैसे आज के प्रोग्राम में हमने इतना इन्फॉर्मेशन ली, इसके अलावा और भी कहीं आपको अपडेट्स मिल सकती हैं, साक्षरता मिल सकती है। जैसे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे मनी कंट्रोल, इन्वेस्टोपीडिया। अब अपने हिंदी में यूट्यूब चैनल्स भी बहुत हो गए हैं जिसमें आप निवेश, पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज रख सकते हैं। कुछ चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे CA रचना फाड़के जी का है, प्रंजल कामरा जी का है, अंकर वारुका जी का है। आप उसके बारे में उसमें जाके और नॉलेज ले सकते हैं। बाकी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, तो पुस्तकों से आपको नॉलेज मिल सकती है। और अल्टीमेटली अब आजकल ऐप्स भी बहुत आ गई हैं, जैसे कि बजटिंग ऐप्स अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल बैंकिंग ऐप्स के थ्रू द्वारा आप डायरेक्ट जैसे FD RD बुक कर सकते हैं। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कैम्प्स भी कर सकते हैं जी। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए प्रत्येक व्यक्तियों को अपना बुनियादी फाइनेंस संबंधी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और ये इसकी सफलता 2 चीज़ों पर निर्भर होती है जी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहला तो है व्यक्तिगत अनुशासन, हमें डिसिप्लिन रह के हमने बजट में रहना है, और दूसरा है अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना। अगर हम अपनी ज़रूरत और चाहतों के बीच में अगर थोड़ा अंतर समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो ये हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में आसान करेगा। और एक बार आदमी अपना लक्ष्य बना लेता है तो बचत शुरू करना चालू कर देता है, फिर उसे आगे उसके अलावा वो उपयुक्त अवसरों में निवेश कर सकता है और अपने आय के स्रोत बना सकता है। तो यही है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को सुदृढ़ कीजिए और अपनी कर्ज की बेड़ियों को तोड़िए और अपना सफल भविष्य बनाएं और जीवन का आनंद लीजिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे मंत्र बताए हैं सर ने, है ना, और ये इतने आसान है जो कि आपके हाथ में है, आप उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, आप अच्छे से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर हम आपसे कहना चाहेंगे, जो आपकी इनकम है उसका कुछ % आप पहले से ही जमा कीजिएगा बैंक में। इतना मैं मतलब सर की बातों से समझ पाई हूँ। और जब कुछ सामान खरीदना है ना आपको, तो 30 दिन का ज़रूर आप टाइम लीजिए और 30 दिन सोचिए कि क्या वाकई में ये चीज़ें ज़रूरी है। और 30 दिन अगर आप बिता गए
तो आपको ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर लेंगे, और ज़रूरत नहीं होगी तो शायद आपका वो टल जाएगा, वो आप खर्च में या कर्ज में ना डूबेंगे, है ना। तो आप बस कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा, वो कंट्रोल की डोरी आपके हाथ में है, बचा के रखिए, क्योंकि बचत आपके पास में रहेगी तो टेंशन फ्री रहेंगे और वो पैसा आपकी ज़रूरत के टाइम पे काम आ पाएगा, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, आपके स्वास्थ्य के बारे में। और जैसे सर ने बताया ना कि स्वास्थ्य बीमा, तो वो बीमा ज़रूर रखिए, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसका लाभ उठाइए। 500 रुपये आप ऐसे बस यहाँ से उस गली तक जाते हैं तो खर्च हो जाते हैं, अगर आप उस योजना का लाभ उठाएंगे तो शायद कुछ टेंशन फ्री रह पाएंगे। तो फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर कीजिएगा। गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर होगा 99 58 94 14 08, यानी कि 9958941408। थैंक यू सर आने के लिए, इतने अच्छे से समझाने के लिए। धन्यवाद शर्मिला जी। जी तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।